पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से हम आप सभी के सामने लाइव हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो यूपीपी का पेपर है उस पेपर के अंतर्गत ये प्रैक्टिस सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और वो कोशिश करेंगे कि अब इस रविवार के बाद आपको इस तरीके के 2-3 ऐसे मैराथन क्लासेस दे दी जाएं जिसमें हम आपको एक मैराथन क्लास यूपी के करंट अफेयर से रिलेटेड, बहुत लंबी नहीं करेंगे, जिसमें ज़्यादा नहीं 50 सवालों के द्वारा ही हम आपको लगभग यूपी के करंट अफेयर से अपडेट कर देंगे और इसी तरीके से आपके यूपी के जीके की भी क्लास हम करा देंगे। ठीक, आपके यूपीपी में बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक माइनर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये हमारा वादा है। तो चलिए आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अमित कुमार जी हैं, स्नेहा हैं, 5 स्टार, ठाकुर, आदित्य, धर्मेंद्र, योगेश, सपना, अभिमन्यु, आप सभी का गुड मॉर्निंग है, आप सभी का वेलकम है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, मुझे जहां तक कि पता लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने कल जो आपकी मैराथन क्लास हुई थी वो देखी होगी। अगर किसी ने किसी कारणवश नहीं देखी है तो कृपया करके उसे जरूर देख लीजिएगा। वो एक आपकी हालांकि आरओ की स्पेशल क्लास थी वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आरओ के लिए उत्तर प्रदेश का नक्शा दूसरा है और यूपीपी के लिए नक्शा दूसरा है, तो नक्शा दोनों का एक ही है। इसीलिए दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे अभ्यर्थी जो भी हैं वो उस क्लास को जरूर देख लेंगे। ठीक, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा मुझे जहां तक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि भारत का पहला जिला जिसमें वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहां कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो कचरे से कोयला बनाने का संयंत्र स्थापित किया गया है आपके वाराणसी के अंतर्गत। वाराणसी के अंतर्गत आपके कचरे से कोयला बनाया जाएगा। अब वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम में क्या होगा ना कि जैसे जो घर के गंदगी या मलमूत्र जो है एक स्थान पर एकत्र किए जाते हैं, उनको हम डिवाइड कर देंगे 2 हिस्सों में, जहां पर एक तरफ आपका जो कह सकते हैं कि मलमूत्र होगा उसको इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसको आगे चलकर अलग अलग प्रकार के जो आपके कह सकते हैं कि खाद्य सामग्री होती है उनके निर्माण में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो आगे चलकर उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार के खाद का प्रयोग करेंगे और ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम हमारे आगरा शहर में लगाया गया है। कहां पर लगाया गया? हमारे आगरा शहर में लगाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगरा के बारे में आप सब जानते हैं। अगर आगरा की बात करते हैं तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर जो है ये आपके कह सकते हैं कि मुगलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगल वंश के शासकों का एक लंबा शासन चला है, तो मुगलों का शहर भी कहते हैं। आगरा शहर को ही हम लोग लेदर पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आगरा शहर को हम पर्यटन थीम पार्क के नाम से भी जानते हैं। आगरा शहर को हम पर्यटन थीम पार्क के नाम से भी जानते हैं। और आपका जो आगरा शहर है ना, वो राजधानी को के रूप में भी सर्वप्रथम राजधानी आगरा को बनाया गया था। तो आगरा जो है आपकी राजधानी कब से कब तक रही, तो 1836 से 1858 तक आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही? आगरा रही। 1836 से 1858 तक आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा शहर को माना गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला जिला आगरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना कि अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो यूपीपी की परीक्षा दे रहे हैं उनसे आपके अयोध्या संबंधी सवाल भी पूछा जा सकता है। नए बजट से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके केंद्र सरकार ने भी बजट पारित कर दिया है, उससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी परीक्षाओं में उससे सवाल
नहीं किए जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर सवाल है कि अब जैसे आपसे पूछा जाए राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना कहाँ पर की गई है, या राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्यालय आपके अयोध्या शहर में स्थित है। यहाँ पर प्रश्न है कि आपके नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का मुख्यालय आपके सीतापुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का मुख्यालय कहां पर है, सीतापुर जिले में स्थित है। चलिए सीतापुर की बात करते हैं। सीतापुर में आपका क्या है, सीतापुर में सबसे पहले यहाँ पर एक आश्रम है जिसको हम लोग कहते हैं दधीची ऋषि आश्रम। सीतापुर में स्थित आश्रम को हम दधीची ऋषि आश्रम के नाम से जानते हैं। दधीची ऋषि आश्रम के नाम से आपके सीतापुर जिले को जाना जाता है। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कौन से तीर्थ स्थल स्थित हैं, उसके बाद यहां पर देखिएगा, यहां पर 60,000 ऋषि मुनियों का स्थल है। 60,000 ऋषि मुनियों का स्थल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 60,000 ऋषि मुनियों का स्थल है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो आपके सीतापुर में एक और जो है स्थल है जिसको हम लोग कहते हैं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहां पर स्थित है, तो आपके नैमिषारण्य में स्थित है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहां पर है, तो नैमिषारण्य में है। ठीक। सीतापुर जिले की बात आती है तो सीतापुर जिला आपके लखनऊ मंडल के अंतर्गत शामिल है। सीतापुर जिला आपका लखनऊ मंडल के अंतर्गत शामिल है। सीतापुर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो दरी। सीतापुर जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दरी है, और यहाँ के उद्योग के रूप में दरी के साथ साथ प्लाईवुड को भी जाना जाता है। दरी के साथ साथ प्लाईवुड को भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, या फिर आपका अपना उत्तर प्रदेश है। राही मोबाइल ऐप जो है ना, ये आपके सड़क परिवहन के अंदर, क्या सड़क परिवहन के अंतर्गत इसका जो है उद्घाटन किया गया है। सड़क परिवहन के मामले में सुविधाएं बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। जैसे होता क्या है कि हम लोग अक्सर जब सरकारी बस से यात्रा करनी होती है तो हम जाकर बस इंक्वायरी सेंटर पर अपनी बातें डिस्कस करते हैं कि भाई ये बस कहाँ पर जो है जो क्या नाम है, कहाँ पर कितने बजे से चलेगी, क्या बस का किराया कितना है, या टिकट कितना है, या टिकट कब कैसे बुक कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर समाधान पाने के लिए आप राही मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और राही मोबाइल ऐप आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राही मोबाइल ऐप जो है आपके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके भारत के किस राज्य के द्वारा कांवड़ सुगम ऐप की शुरुआत की गई, आपसे पूछा जाए कि किस राज्य सरकार द्वारा कांवड़ सुगम ऐप, जैसे सावन के महीने में जो कांवरिया आपके पदयात्रा करते हैं ना, उनके लिए सुविधाएं देने के लिए सरकार ने कांवड़ सुगम ऐप की शुरुआत की है, और ये कांवरियों को अच्छी से अच्छी व्यवस्था दिलाएगा, अच्छे से अच्छे तरीके से वो अपनी यात्रा पूरी कर सके, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कांवड़ सुगम ऐप भी आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम बस, आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम बस सेवा का संचालन कब किया गया, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम बस सेवा का संचालन किया गया 15 मई 1947 को। 15 मई 1947 को। और ये बस कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो ये बस चलाई गई थी आपके लखनऊ जिले से लेकर बाराबंकी जिले के बीच में।
लखनऊ जिले से लेकर बाराबंकी जिले के बीच में पहली बस सेवा का संचालन किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना बात भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तो कभी टिकट बुक नहीं कराई, कंडक्टर खुद ही आके दे देते हैं। हाँ ऐसा होता है, जनरली लोग यही करते हैं भैया। और बट अगर आप किसी अच्छी बस जैसे एसी बस से यात्रा कर रहे हैं, जनरल बस सेवा ले रहे हैं, या फिर आप किसी भी सरकारी बस से यात्रा कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वहीं के किसी भी बस इंक्वायरी सेंटर पर जाकर, जो सरकार ने डिपो के अंतर्गत बनाए हैं, उस बस इंक्वायरी सेंटर पर जाकर भी आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। जैसे कभी कभार मतलब भैया बेटे यात्रा करना शुरू कर रहे हैं तो मम्मी पापा टिकट करा देते हैं कि भैया बच्चे का पैसा कहीं खर्च ना हो, बच्चा एकदम शान से यात्रा करते हुए जाए। कभी कभार मम्मी पापा जो है चिप्स कुरकुरे भी साथ में दे देते हैं कि रास्ते में कहीं कोई दिक्कत ना लगे, एकदम खाते हुए मुस्कुराते हुए गाते हुए चले जाओ, तो वो बात है। बट आपकी अपनी चॉइस है भाई, टिकट आप खुद करा रहे हैं, मतलब कि कोई इतना प्रेम मोहब्बत करने वाला जीवन में नहीं है, तो वो चीजें अच्छी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया है। निपुण विद्यालय क्या है? तो निपुण विद्यालय वो होंगे जो आपके प्राथमिक स्तर पर, जो आपके प्राथमिक स्तर पर, जैसे कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में निपुणता का ध्यान रखा जाएगा। जिस बच्चों में क्या होंगे, बच्चों के निपुण होने पर आपके ये निपुण जो है आपको सर्टिफिकेट या निपुण विद्यालय का दर्जा मिलेगा। निपुण लक्ष्य को, बच्चों के निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे विद्यालय को आपके क्या दिया गया? निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया। अब ये निपुण विद्यालय का दर्जा कब दिया गया, उससे पहले आप एक बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि भारत में निपुण भारत अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है, तो निपुण भारत अभियान का संबंध शिक्षा से है। निपुण भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है। निपुण भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? 2021 में। किसके द्वारा की गई? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और शिक्षा मंत्रालय में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने विद्यालयों को यहाँ पर आपके निपुण लक्ष्य प्रदान किया गया है, तो लगभग 44,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगभग 44,000 विद्यालयों को निपुण लक्ष्य प्रदान किया गया है कि यहाँ पर ये विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने अपने स्कूल के परिसर के अंदर प्रत्येक बच्चों में निपुणता के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 50वां रामायण मेला किस शहर में मनाया गया? लखनऊ में, अयोध्या में, कानपुर में या वाराणसी में? चलिए वाराणसी की बात करते हैं। तो वाराणसी में एक मेला लगता है जिसको हम लोग नटकटैया मेला कहते हैं। वाराणसी में एक मेला लगता है जिसको हम नटकटैया मेला कहते हैं। दूसरा, वाराणसी में एक मेला लगता है जिसको ध्रुपद मेले के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद मेला के नाम से जाना जाता है। देन आपके वाराणसी में रथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है, रथ यात्रा। इसके अलावा वाराणसी में आपके बैलून फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। बैलून फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है हर साल, और इसकी शुरुआत बहुत पहले नहीं, आपके पिछले 1-2 सालों में इसकी शुरुआत की गई है बैलून फेस्टिवल। आपके वाराणसी में शहनाई महोत्सव का भी आयोजन होता है। शहनाई महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और वाराणसी में आपके गंगा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। वाराणसी में ही आपके गंगा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड फ्रॉम वाराणसी। अगर रामायण मेले की बात करते हैं तो रामायण मेले का आयोजन अयोध्या शहर में होता है। रामायण मेले का आयोजन कहां पर होता है? अयोध्या शहर में होता है। अयोध्या शहर का पूर्व नाम क्या था? अयोध्या शहर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो अयोध्या शहर को पूर्व में साकेत धाम के नाम से भी जाना जाता था। साकेत धाम के नाम से भी जाना जाता था। अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या में कुछ पर्यटन स्थल, जैसे यहाँ पर आपका हनुमान गढ़ी भी स्थित है।
यहीं पर आपका सरयू धाम, इसको हम लोग जो है सरयू नदी के नाम, सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ का सरयू नदी काफी प्रसिद्ध है या सरयू तट काफी प्रसिद्ध है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कनक भवन, कनक भवन जिसको हम लोग कहते हैं सीता, कनक भवन जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कैकेयी ने विवाह के पश्चात जो है सीता को मतलब उपहार स्वरूप कनक भवन गिफ्ट किया था, ये बात बहुत खास है, ध्यान रखिएगा। कैकेयी जो है सीता के शादी के बाद जब आप पहली बार आई थी तो मुंह दिखाई में उनको कनक भवन तोहफे के रूप में कैकेयी ने दिया था, कनक भवन है। फिर आपका जो है यहीं पर बहू बेगम का मकबरा भी स्थित है, बहू बेगम का मकबरा। हालांकि यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद भी थी, बट बाबरी मस्जिद जो है ध्वस्त कर दी गई है, तो उससे रिलेटेड कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बाबरी मस्जिद आपके बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बाबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अभी रिसेंटली यहीं से आपकी अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया गया है। अभी रिसेंटली यहीं से आपके अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया गया है ना। अमृत भारत ट्रेन का संचालन कब किया गया? तो अमृत भारत ट्रेन का संचालन शुरू किया गया 30 दिसंबर को। इसके बाद यहीं पर एक नया स्टेशन आपका एयरपोर्ट खोला गया जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं से ओपन किया गया है। और इसके साथ हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए? तो आप कहेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इसी के साथ साथ यहीं पर अयोध्या के अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपके अयोध्या से संबंधित हैं। बाकी मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जा सकते हैं वो हमने पिछली क्लासेस में आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अभी देखिए स्वीटी जी, आपको शायद आप सही दिखाई दे रहा होगा, अभी आपका जो है चीजें सही हो गई होंगी, क्लियर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6वें नंबर का सवाल। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना। मुख्यमंत्री, अब जैसे गड्ढा मुक्त सड़क बनानी है, गड्ढा मुक्त सड़क बनाएंगे नहीं तो फिर दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम सड़कों की मरम्मत करें, जिसका सबसे पहला उद्देश्य होगा कि आने जाने वाले यात्रियों को अच्छी व्यवस्था मिल सके, दूसरा दुर्घटना के होने के कारण को कम से कम किया जा सके, और गड्ढा मुक्त सड़कें होने से आपके लिए सड़क पर गाड़ियों को चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर आपसे कह रहे हैं कि सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना, ऑप्शन बी कह रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ऑप्शन बी कह रहा है कि मुख्यमंत्री सड़क मरम्मत योजना, या ऑप्शन डी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सड़क स्वराज योजना। चलिए बताएंगे। अच्छा, मरम्मत से मरम्मत को मत जोड़ दीजिएगा कि भैया मरम्मत की बात हो रही है तो मरम्मत योजना होगी। सी ऑप्शन, ज्यादातर लोग यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, और जितने भी लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं मुख्यमंत्री सड़क मरम्मत योजना, उसका जो आपका ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला, आपके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, तो NH-19 है, जिसको हम लोग NH-2 के नाम से भी जानते हैं। NH-19 है जिसको हम लोग NH-2 के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्गों की, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है?
आपकी लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आपके लंबाई सड़कों की लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। आप कहेंगे दूसरा अगर उत्तर प्रदेश का है तो पहला किसका है? तो पहला आपके महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आपके नेशनल हाईवेज के लेंथ के अकॉर्डिंग बात हो रही है, नंबर ऑफ हाईवेज की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। सड़कों की लंबाई को मेजर किया जाए तो लगभग 17,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज की लेंथ आपके महाराष्ट्र में है, जबकि 11,000 के करीब आपके जो लेंथ है वो आपके उत्तर प्रदेश में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तम जी कह रहे हैं कि पहला उत्तर प्रदेश नहीं भैया, पहला जो है महाराष्ट्र है, देन आपका यूपी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 7वें नंबर का सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आपके उत्तर प्रदेश में एक समझौता हुआ है जिससे हम लोग शहरों को क्या करेंगे और विकसित करेंगे। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी बनाएंगे और स्मार्ट सिटी भी कैसी होगी? नॉलेज स्मार्ट सिटी होगी। नॉलेज स्मार्ट सिटी का मतलब शिक्षा के संसाधनों में वृद्धि होगी। क्या? शिक्षा संबंधी संसाधनों में वृद्धि की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सेंटर खोले जाएंगे और एजुकेशन सेंटर खोलने से आपके लिटरेसी रेट में बढ़ोतरी होगी, आपकी साक्षरता दर में वृद्धि होगी, जिस वजह से ये आपके नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए समझौता किया गया है। और यह समझौता किसके साथ किया गया है? तो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ किया गया है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? तो ये आपके सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी कहां पर है? आपके सैन फ्रांसिस्को में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बात? ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले को नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है? तो नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है ग्रेटर नोएडा को। नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है ग्रेटर नोएडा को। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इको नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को इको नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है? तो आपके प्रयागराज को इको नॉलेज पार्क के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे और 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड हाल ही में किस प्रदेश की एक पहल है? गुजरात की है, अरुणाचल प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है या फिर आपके हिमाचल प्रदेश की है? चलिए सभी लोग बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। भारत में रामसर स्थलों की संख्या आपको कमेंट करके बताना है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? पहला का सवाल आपके लिए, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? दूसरा सवाल है आपके लिए, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? दूसरा सवाल है आपके लिए, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड मतलब एक जिला एक आर्द्र भूमि, ये किस राज्य से संबंधित एक पहल है? तो ये आपको हमने बताया भी है कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की एक पहल है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि और आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए यह समझौता पहली बार किया गया था 2 फरवरी 1971 में। और 2 फरवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम 2 फरवरी को मनाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई अब कितनी? 80। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 80। क्लियर? अब तो भाई 75 से 5 और बढ़ा दीजिए ना, 80 रामसर स्थल है। और प्लस सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपके तमिलनाडु राज्य में है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो यहां पर सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
9वें नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू उत्पादकता वाले जिले कौन से हैं? हाथरस, कन्नौज, मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, वाराणसी और जौनपुर। हालांकि सबसे ज्यादा जो आलू का उत्पादन है ना वो फर्रुखाबाद में होता है। सबसे ज्यादा जो आलू का उत्पादन है वो फर्रुखाबाद में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आपके मेरठ शहर में, मेरठ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि आलू निर्यात केंद्र कहां पर स्थित है, आलू निर्यात केंद्र कहां पर स्थित है, तो आलू निर्यात केंद्र आपके आगरा शहर में स्थित है। आलू का निर्यात किस नाम से किया जाता है, तो आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड के नाम से। ताज ब्रांड के नाम से आलू का निर्यात किया जाता है। अब आलू की बात करेंगे तो आलू आपके किस फसल में आता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि आलू आपकी रबी, खरीफ या जायद किस फसल के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? आलू जो है आपका रबी, खरीफ और जायद किस फसल में शामिल किया जाएगा? जल्दी से आप एक बार हमें ये बात कमेंट करके बताएंगे। आलू को हम रबी, खरीफ और जायद किस फसल के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं? और इसके साथ साथ यहाँ पर ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, मेरठ और बागपत होगा। बढ़िया है, अच्छी बात है। अमित जी बता रहे हैं कि 75 है। नहीं भैया अमित जी, पहले 75 थे, अभी बिल्कुल 3 से 4 दिन पहले अपडेट हो गया है और अब रामसर स्थलों की संख्या 80 हो गई है। कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलाकर 5 और रामसर स्थल खोज लिए गए हैं, जिसके बाद अब आपके भारत में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 80 हो गई है। तो जी देखिए, आप में से बहुत अच्छा कुछ लोग रवि लिख रहे हैं। रवि नहीं होगा भैया, रबी होगा, रबी होगा, RABI। आलू कैसी फसल है? तो आलू आपकी रबी की फसल है, जो कि गेहूं, सरसों इत्यादि के साथ बोई जाती है। तो आपके रबी की फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आलू के उत्पादन में फर्रुखाबाद के बाद किसका नाम आता है? तो हाथरस का है, कन्नौज का है, मेरठ भी है बट बागपत नहीं है, मेरठ भी है बट बागपत नहीं है। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाथरस, और आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज इज द राइट आंसर। बट आपको उससे भी ज्यादा अच्छा है ना, ये वाला याद रखिएगा, फर्रुखाबाद आलू अनुसंधान। अच्छा आप बताइएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपका कमेंट आना चाहिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर आप हमें करेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए आंसर करिएगा फटाफट से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कुछ लोग बता रहे हैं कुछ वॉइस इशू, ऐसा कुछ नहीं भैया। वॉइस इशू आज हमारे लिए नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इशू है। ये वॉइस इशू आपको नेचुरल तरीके से हो रहा होगा, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार क्लास होने के कारण आपका जो ये नेचुरल इशू है ये तभी सॉल्व होगा जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जी शिमला, शिमला, शिमला बिल्कुल राइट आंसर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो शिमला इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? शिमला इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, शिमला, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10वें नंबर का सवाल आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? किसान रथ योजना 2010-11 में आई थी, चलिए ठीक है मान लेते हैं। किसान मित्र योजना 2001 में आई थी, चलिए ये भी मान लेते हैं। किसान बही योजना 1992 में आई थी, ये भी मान लेते हैं। क्या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2012 में आई थी, ये भी मान लिया जाए। तो अब आप बताइए, जब सब मान ही लेंगे तो गलत क्या होगा? तो आप कहेंगे नहीं भैया इसमें एक गलत है, और वो गलत हमें जो लग रहा है ना वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी, अगर किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2012 में नहीं आई थी तो आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे फिर ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इस बात का आप हमें जवाब देंगे। जी बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल क्रेडिट कार्ड यहाँ ले ही लिया जाएगा। और क्रेडिट कार्ड में कब योजना आई थी? आंसर आना चाहिए डी डी डी। सभी लोग डी बता रहे हैं। वर्ष बताइए, ईयर बताइए,
ईयर क्या होगा 1998 99 1998 99 में ये आपकी योजना लाई गई थी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 1998 99 के सत्र के दौरान पहली बार इस स्कीम को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, जिसमें किसानों को उनकी फसल के आधार पर क्या दिया गया, आपका क्रेडिट कार्ड दिया गया है ना। किसानों को उनकी फसल के आधार पर उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया गया। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि उनको एक पैसा दिया गया जिसका वो फसल के कटाई के बाद भुगतान कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं और 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मॉडल जिले के रूप में किस जिले का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश में जैविक खेती हेतु मतलब एक तरीके से बायोगैस पर आधारित होगी, और जैविक खेती का मतलब ही होता है कि जहां पर सब कुछ नेचुरल तरीके से कार्य किया जाएगा। तो जैविक खेती हेतु मॉडल जिले के रूप में किसका चयन किया गया है। बागपत है, हमीरपुर है, सहारनपुर है, या फिर आपके लिए मेरठ जिला है। बिल्कुल शानदार जवाब जी, आंसर दिया है, लेकिन नाम ऐसा है कि अब क्या ही पढ़ा जाए। मतलब कुछ लोग आंसर कर भी रहे हैं, जैसे अब देखिए एक लोग हैं, कोई भी इनका नाम है, सब लोग चुपचाप पढ़ो। अब ये कैसा नाम है, आप लोग नाम भी ऐसा रख लेते हैं कि जिसको बोलने से पहले भी टीचर 4 बार सोचे। तो भैया नाम एटलीस्ट ऐसा रखिए कि जो आपके लिए हमारे लिए भी लेना क्या हो, आसान हो। तो यहां पर आंसर कर रहे हैं सहारनपुर होगा। जैविक खेती हेतु मॉडल जिले के रूप में किसका चयन किया गया है। ज्यादातर लोग सहारनपुर बता रहे हैं, बट जो इसका सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, सहारनपुर इज द रॉन्ग आंसर। यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमीरपुर। हमीर नहीं होगा, हमीरपुर। हमीरपुर इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपसे सिंपल सी बात आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश से नवाब ब्रांड के नाम से आलू का निर्यात किया जाता है। चलिए ठीक है भाई, कैसे बात कर लेते हैं। प्रश्न विकल्प 2 कह रहा है कि 15 जिलों में जैविक खेती हेतु 575 क्लस्टर बनाए गए हैं। यानी क्लस्टर का मतलब होता है कि 575 जगह पर उनको किस प्रकार से सही तरीके से हम लागू कर सकते हैं, कैसे हम अपने फसलों को अच्छी उत्पादित कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि 2022 तक प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 8 सूत्रीय रणनीति पर कार्य कर रही है। चौथा कथन कह रहा है कि 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया। हालांकि अब 2022 वर्ष बीत चुका है। अगर 2022 वर्ष बीत चुका है तो आप उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा कि ये 2022 क्यों लिखा है। अभी आपके लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया था। तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था 2023 तक। 2023 तक। अब नए आंकड़े आपको बताएंगे कि आपके ये लक्ष्य प्राप्त हो पाए हैं कि यहां पर नहीं। तो अंकित जी बता रहे हैं कि पहला ही सही नहीं है। चलिए बढ़िया है। अगर आपने पहले क्वेश्चन को, इससे पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो हमने वहीं पर क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो आलू का निर्यात होता है वो नवाब ब्रांड से नहीं होता है। किस ब्रांड से होता है, ताज ब्रांड के नाम से होता है। ताज ब्रांड के नाम से होता है। तो इसीलिए जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। 13वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गन्ना है, आम है, अमरूद है, आंवला है। गन्ना है, चावल नहीं होगा भैया, चावल में पश्चिम बंगाल। अगर बात करेंगे लहसुन की, जौ की, चावल की, जो चावल में पश्चिम बंगाल। दाल की, चावल की, जौ की, बाजरा की, नहीं, चावल में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन तराई क्षेत्रों में,
इसके बाद आम का सबसे ज्यादा उत्पादन लखनऊ में, अमरूद का सबसे ज्यादा उत्पादन शाहजहांपुर में, अमरूद का कहां पर, शाहजहांपुर में। आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन, आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है प्रतापगढ़ में, आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है, प्रतापगढ़ में। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का भाभर क्षेत्र कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के युक्त भूमि के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नवीन कॉप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। भैया नवीन को हम खादर कहते हैं, ना कि बांगर। फिर कथन 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना के तट पर, आप जानते हैं चंबल नदी के जो तट हैं वहां पर चंबल के डाकू पाए जाते थे, और चंबल के डाकू जंगलों में ही तो रहेंगे ना, डाकू जंगल में ही रहेंगे, शहर के बीचों बीच रहेंगे तो जो पकड़ नहीं लेंगे पुलिस उनको, तो ये भी बात सत्य है। फिर चौथा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसल गेहूं है, गेहूं है, धान है, आलू है। चलिए अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, नवीन कॉप निक्षेपों को बांगर नहीं कहा जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, इनको हम खादर के नाम से जानते हैं। तो विकल्प जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का विस्तार 11 जिलों में है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नम भूमि क्षेत्र लगभग 5.25% है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला सोनभद्र है। और चौथा कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कम नम भूमि वाला जिला जो है सहारनपुर है। चलिए अच्छी बात है कि आपके लिए पहला ही कथन गलत हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का विस्तार है वो कितने जिलों में है, 7 जिलों में। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का विस्तार है वो 7 जिलों में है। अर्थात हमारा जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या हो जाएगा, जो हमारा गलत विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। सबसे ज्यादा और सबसे कम, भैया सबसे ज्यादा और सबसे कम से पहले सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है, तो आपका जवाब होगा सर्वाधिक वर्षा आपके उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो आप कहेंगे कि तराई क्षेत्र को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा कहां पर, मथुरा में। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक गर्म क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड है। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र हमारा क्या है, बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, पठारी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा गर्म जिला आपका हो जाएगा बांदा। सबसे गर्म जिला आपका कौन सा हो जाएगा, बांदा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है। चलिए बढ़िया है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जो 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और वो 11 जिले कौन कौन से हैं, 11 जिले कौन कौन से हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा,
आपका झांसी, जालौन, ललितपुर, आगरा और इटावा। अब यहां पर कौन नहीं है तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर। महाराजगंज आपके उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो पूर्व की तरफ है। देखिए आप देखे होंगे मैप में, अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का, मान लो अगर हम मैप बना दे यहां पर ऐसा, तो ये महाराजगंज जो है ना कुछ यहां पर है, महाराजगंज यहां पर है और मध्य प्रदेश का मतलब ये वाले हिस्से की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला जिसकी छत्तीसगढ़ और झारखंड, भैया सोनभद्र एक ऐसा जिला है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बनाता है। एक आपका छत्तीसगढ़, एक आपका छत्तीसगढ़, दूसरा आपका सोनभद्र, छत्तीसगढ़ हो गया, सोनभद्र हो गया, फिर आपका बिहार, सॉरी छत्तीसगढ़ के बाद सोनभद्र कह दिए, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया और आपका क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ एक जिले के साथ सीमा बनाता, झारखंड 1, बिहार 7, मध्य प्रदेश 11। आपका ललितपुर किसके साथ बॉर्डर बनाता? ललितपुर बनाता मध्य प्रदेश के साथ। महाराजगंज किसके साथ बॉर्डर बनाता? तो महाराजगंज बनाता है आपके बिहार के साथ और आपके नेपाल के साथ, बिहार के साथ और आपके नेपाल के साथ। महोबा किसके साथ बॉर्डर बनाता है? तो महोबा आपके बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहां पर? जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? गंगा यमुना के मैदान क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप कह रहे हैं जलोढ़, ठीक है, अच्छी बात है। नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा क्रमशः, नवीन को हम लोग बांगर कहते हैं, अभी हमने क्लियर किया था कि नवीन को खादर कहते हैं और प्राचीन को हम बांगर कहते हैं, तो यही गलत है, उल्टा दे दिया ना, उल्टा दे दिया। नवीन को खादर कहेंगे और प्राचीन को क्या कहेंगे? बांगर, उल्टा दे दिया है, इसीलिए जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा का निर्माण पाप, कीचड़, बालू, जैसे जब नदी, जैसे आपने पानी जो है लगातार कहीं एक जगह बह रहा है, ऐसी कंडीशन में पानी के साथ जो मिट्टी आती है उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में जो है कीचड़ भी होगा, बालू भी होगा, कुछ कंकड़ पत्थर भी होंगे, इस तरीके से ऑप्शन यहां पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जो हमारा आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विकल्प कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, कथन देखिएगा। काली मृदा को रेंगुर कपास मृदा के नाम से जाना जाता है, सही है, बिल्कुल सत्य कथन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र बुंदेलखंड है, ठीक है, अभी अगर आपको नहीं क्लियर है तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है, चलिए इसको भी मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड है, बस यही आपका जो है गलत है, यही आपका गलत है। सबसे ज्यादा जो जलीय अपरदन से प्रभावित, जलीय अपरदन का मतलब होता है कि जैसे जल की धारा इतनी ज्यादा हो ना कि उससे कटाई हो जा रही हो और उससे उसका प्रभाव जो है आपके क्षेत्र पर पड़ रहा हो। अब जल से अपरदन वहीं पर ज्यादा होगा जहां पर जल का स्रोत ज्यादा होगा ना, इसीलिए जो हमारा कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या जो हमारा कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से आज के आपके 20 सवाल थे। अब क्लास खत्म करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप चैट कर रहे हैं इस चैट में आपको सबसे ऊपर, यहां पर देख लीजिएगा, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी दें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इधर ऊपर की तरफ आपको एक लिंक दिख रहा है और इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको एक जो है क्लास दिखाई देगी जो आज हम दोपहर में 12 बजे लेने वाले हैं। खासकर ये क्लास अगेन आप दोनों क्लास परीक्षाओं के लिए है, चाहे वो आप आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आपके जो है यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे आप भविष्य में यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले हो, आप सभी के लिए, चाहे आप सुपर टेट का एग्जाम देना हो उसके लिए भी ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें सारे के सारे सवाल, देखिए थंबनेल पर ही आपको दिखा मिलेगा, पुनरावलोकन सीरीज है जिसमें सारे के सारे सवाल वही होंगे जो आपके प्रीवियस, अब वो चाहे आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, चाहे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए होंगे, तो इसीलिए सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के होंगे और ये सवाल का सेशन
कल ही हमने आपको बता दिया था कि कल दिन में रखा जाएगा। इस सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें और ये क्लास आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिन में 12 बजे रखी गई है। हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दे। अगर कभी मान लीजिए 100 नहीं हो पाते हैं तो उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग उसको समय को बढ़ा के कर लेंगे। ठीक, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं दोपहर में 12 बजे। आप इस सेशन को एक बार तब तक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हम जब आए तो आपकी सभी की उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी हो। और एक बार आज के सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई। 800-900 के लगभग लोग देख रहे हैं और 300 लाइक है। इसका मतलब कि हमारी जो मेहनत है वो शायद आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। खैर, आपकी अपनी इच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल 5 स्टार जी जैसे कह रहे हैं यूपीपी वालों के लिए भी है, बिल्कुल है। हमने कहा ना कि पुनरावलोकन सीरीज का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हो, ऐसे प्रश्नों को ही यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चन को देखिएगा। आपके लिए देखिए, आप बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं, आपके लिए सेशन बहुत ही शानदार होगा क्योंकि मैक्सिमम जवाब आपको पहले से भी पता है और आपके लिए एक रिवाइज कोशिश करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हम ये मान सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद आप सभी का। हैव अ गुड डे। आप सभी लोग मस्त रहे, प्रसन्न रहे। मिलते हैं हम आपसे दिन में दोपहर में आज 12 बजे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।